हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। आज का ये टॉपिक बीए बीएड बीएससी बीएड के साथ साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने अपना जो जीवन था उसका जीवन परिचय एक बार हम देखते हैं। एरिक्सन का जन्म हुआ 1902 में और उसकी मृत्यु हुई 1996 में। एरिक्सन जो है वो अमेरिकन थे, अमेरिकन साइको एनालिसिस थे और इन्हें अमेरिकन मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने बालक के विकास में उस समाज का क्या प्रभाव है या बालक के विकास पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने मुख्य रूप से जो ध्यान केंद्रित किया वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हम आगे की अवस्थाओं में पढ़ेंगे कि एक बालक के जीवन में किस प्रकार से उनकी पहचान का जो संकट है वो उत्पन्न होता है। और एरिक्सन ने व्यक्ति के जीवन पर्यंत विकास को समझाते हुए लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। ये 8 स्टेज कौन से हैं, क्या क्या उन्होंने किस किस स्टेज को क्या क्या नाम दिया, उनका एज ग्रुप क्या है, उन सभी पर चर्चा करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन का जो सिद्धांत था ये निम्नलिखित आपके सामने जो इस चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित है। इन 8 अवस्थाओं में एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को समझाया। सबसे पहली जो स्टेज थी वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था। और यहाँ पर एरिक्सन बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास की। और यहाँ उम्र है 0 से 2 वर्ष। इसके बाद में सेकंड नंबर की जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पर एटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता वर्सेस संदेह की अवस्था भी इसको कहा गया है। अगली आती है प्ले एज भी इसको कहते हैं या प्री स्कूल एज इसको कहते हैं, पूर्व विद्यालय की अवस्था। पहल बनाम आत्मग्लानि, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की ये अवस्था है। 4th नंबर पे आती है स्कूल एज, विद्यालय की आयु, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, उद्यमिता बनाम हीनता की ये अवस्था है। 5वें नंबर पर आती है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। यहाँ बालक की उम्र 12 से और 18 साल तक है। और यहाँ पर पहचान बनाम पहचान भ्रम या पहचान का अस्तित्व संकट की हम बात करें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की बात आती है। 6th स्टेज में उन्होंने बात की यंग अडल्टहुड यानी कि युवा अवस्था की। यहाँ पर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यानी अपनत्व बनाम अलगाव की अवस्था। और इसके बाद में 7th नंबर पर आता है मिडिल अडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता या जिसको हम कहें कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी स्थिरता की एक अवस्था है। और अंतिम अवस्था आती है मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था, जहाँ पर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर मतलब आत्मसंतुष्टि और एक तरह से कहें अस्तित्वहीनता की जो अवस्था है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र के प्रदर्शन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न स्टेजों को इस चित्र में समझाया गया है। तो ये 8 अवस्थाएं हैं। आइए अब एक एक स्टेज पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहली अवस्था की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 0 से और 2 वर्ष की ये अवस्था है। और इसमें जो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था इसे कहा गया है। यहाँ पर जो एरिक्सन है वो लिखते हैं कि ए सेंस ऑफ ट्रस्ट इज बिल्ट बाय रेस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग, यानी कि माता पिता के द्वारा यदि बालक के परवरिश में एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाया गया, सेंसिटिव एंड रेस्पॉन्सिव वो रहे हैं, बालक की तमाम ज़रूरतों का उन्होंने ध्यान में रखा है। बालक को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, उसके रहने की व्यवस्था, उसके सोने की व्यवस्था, बीमार होने पर उसकी दवाइयों की व्यवस्था, ये सब यदि माता पिता कर रहे हैं, वे उसके प्रति पूर्णतः केयर, लव, अफेक्शन और वार्मथ को दिखा रहे हैं और बालक के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बालक जो होते हैं उनके अंदर निश्चित रूप से आशा और ट्रस्ट यानी कि उनके अंदर आशा का गुण और विश्वास का गुण ये जो है निश्चित रूप से विकसित होना तय है।
यदि इसकी विपरीत स्थिति होती है, यानी कि माता पिता का जो व्यवहार है वो केयरलेस और इनसेंसिटिव बिहेवियर बच्चों के प्रति हो, बालक की ज़रूरतों को वो ध्यान में नहीं रख रहे हो, ऐसी स्थिति में बालक में एक फियर का वातावरण, एक डर का वातावरण आ जाता है और बालक का जो कॉन्फिडेंस है वो लो लेवल पर चला जाता है और भविष्य में बालकों में आत्म संदेह की अवस्था उत्पन्न होने की, सेल्फ डाउट की अवस्था उत्पन्न होने की संभावना होती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। आइए आगे चलते हैं। अगली जो अवस्था है सेकंड स्टेज, जहाँ पर एज ग्रुप है 2 से और 3 साल की अवस्था, इसे कहा गया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था। अगर बालक को इस अवस्था में स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो उसका विकास जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और बालक में इच्छा शक्ति का, अराइज ऑफ विल, इच्छा शक्ति का जन्म होता है। इसके विपरीत परिस्थितियां होने पर बालक के साथ यदि माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हैं तो ऐसा स्ट्रिक्ट बिहेवियर जो होता है बालक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसके अंदर इच्छा शक्ति के स्थान पर शर्म और संदेह की जो उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर बालक का विकास भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आइए तीसरे स्टेज पर बढ़ते हैं। इसे एरिक्सन ने प्ले एज, खेल की अवस्था नाम दिया। 3 से 5 वर्ष इसका एज ग्रुप है और इसे कहा गया पहल बनाम हीनता, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की अवस्था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं वो बालक को पहल करने का अवसर देते हैं। बालक कुछ भी करना चाहता है। हम देखते हैं आज बड़े बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर हों, सिंगर हों, उन्होंने बहुत ही कम उम्र से 4 साल 3 साल की उम्र से जो भी उनका प्रोफेशन है वो उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। उनके पेरेंट्स ने उनकी जो इनिशिएटिव्स थी उनको रोका नहीं, उनको आगे बढ़ने दिया और इसी कारण से बच्चे आगे चल करके अपना लाइफ का जो पर्पज है, लाइफ का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर दूसरे एंड पर हम बात करें, अगर इसकी विपरीत परिस्थितियां हों तो जो बच्चा है वो बच्चा जो है उसके अंदर गिल्ट, आत्मग्लानि या आत्मसंदेह की जो स्थिति है वो उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो हीन भावना है, हीन भावना यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है यदि विपरीत प्रभाव उसका समाज की परिस्थितियों का बालक के ऊपर इस अवस्था में पड़ा हो। आइए आगे बढ़ते हैं 4th स्टेज पर। अब 4th स्टेज आती है, इसको कहा गया स्कूल एज, उद्योग बनाम हीनता की अवस्था, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। बालक जो कि आगे बढ़ करके पहल कर रहा था, अब उसको समाज में रह करके पार्टिसिपेशन करने का, समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में, कोई जन्माष्टमी का उत्सव है, ये समाज का कोई अन्य सामूहिक उत्सव है, कोई खेल की प्रतियोगिता है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, कॉम्पिटिशन्स, उनमें यदि बालक भाग लेता है तो उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस लेवल उसके अंदर एक डेवलप हो जाता है। और इसके विपरीत स्थिति होने पर इन्फीरियरिटी यानी कि हीन भावना उसके अंदर डेवलप होती है। बालक जब अलग अलग रहेगा और किसी से उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। 5वां स्तर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आयु, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में हम विस्तार से पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टेनले हॉल ने से तनाव, तूफान, दबाव, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा है। यहाँ पर बालक का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चे यहाँ पर पहचान के संकट से जूझते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, अपने समाज के लोगों में वो अपनी एक पहचान स्थापित करना चाहते हैं और जिन बच्चों को काम करने का, पहल करने का मौका मिलता है उनकी समाज में पहचान बनती है और इस प्रकार से उनकी अपने जीवन के प्रति अपनी निष्ठा एक उत्पन्न हो जाती है। और इसके विपरीत स्थिति में अगर वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूजन स्थिति में रहते हैं तो उनका विकास जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और उनको पहचान का संकट उत्पन्न हुआ ऐसा उनको प्रतीत होता है। उनको लगता है कि समाज में उनकी कोई पहचान नहीं है। इसके आगे हम चलें तो हम देखेंगे कि 6th स्टेज पर जाकर के जब बालक जो व्यक्ति है उसका पूर्ण रूप से विकास होने लगता है और वो युवा अवस्था में आ जाता है तो इस अवस्था को कहा गया इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अपनत्व वर्सेस अलगाव की अवस्था। 18 से 40 साल की अवस्था होती है। ये वो उम्र होती है जब बालक अपनी युवा अवस्था में होता है, वो अपना जॉब करता है, बिजनेस करता है, परिवार उसका बनता है, एक फैमिली में रहता है, लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं, जहाँ भी वो जाता है सबके साथ में उठता बैठता है तो एक अपनत्व का भाव होता है। लोग उसको स्वीकार करते हैं, वो लोगों को स्वीकार करता है। उसके विपरीत अवस्था में जिसका विश्वास नहीं था, जिसको हीन भावना थी, जो अपने में ही लगा रहता था, ऐसा व्यक्ति अब धीरे धीरे समाज की चीज़ों से कटने लगता है और आइसोलेट अपने आप को करने लगता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कि रहते समाज में हैं लेकिन समाज के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। यदि किसी कार्यक्रम में जाते भी हैं तो बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर करके वहाँ से आ जाते हैं। तो ऐसे लोग अलगाव की स्थिति में रहते हैं।
वो रहना नहीं चाहते, लेकिन उनकी स्थिति इसी प्रकार की बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली स्टेज आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि उत्पादकता, यानी कि कुछ प्रोडक्टिविटी उन्होंने की हो, और स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता। जो व्यक्ति समाज में सबके साथ में मिला जुला था, सबके साथ में एक अच्छा उसका वातावरण था, लोग उसको अपनत्व का भाव देते थे, वो व्यक्ति समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करके वो रखना चाहता है, तो वो 40 से और 65 साल की उम्र में अपनी लेगेसी आने वाली पीढ़ी को देता है। दूसरा व्यक्ति है जो स्टैग्नेशन, स्थिरता के भाव में होता है, उसने अपने जीवन में भी कुछ अर्जित नहीं किया होता, उसे लगता है कि मेरा तो समाज में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो स्थिर रूप में ही इस उम्र में भी रहता है। वो कोई कंट्रीब्यूशन ना तो समाज से ले पाता है, ना समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर पाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण है कि जितनी भी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अगली अवस्था का आधार उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं। दूसरी अवस्था पहली अवस्था पर आधारित है, तीसरी पहली और दूसरी पर, चौथी पहली दूसरी तीसरी पर, पांचवी पहली दूसरी तीसरी चौथी पर। इस प्रकार से यदि हम 8वीं अंतिम अवस्था की बात करें, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो 65 एज के अबव हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी जो 7 अवस्थाएं रही हैं, उसमें उसने जैसा जीवन जिया है वही उसकी अंतिम अवस्था में परिलक्षित होता है। यहाँ पर बात हो रही है, एरिक्सन बात करते हैं ईगो इंट्रीग्रिटी की और डिसअपियर अस्तित्वहीनता की। तो ईगो इंट्रीग्रिटी, आत्मसंतुष्टि तब आएगी जब व्यक्ति जीवन में पीछे मुड़ करके देखेगा और उसको लगेगा कि मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया है, तो ऐसे में अपने जीवन के प्रति उसके मन में एक आत्मसंतुष्टि का भाव होगा। इसके विपरीत यदि उसे कोई अपने जीवन में सहयोग नहीं मिला, लोगों का अपनत्व भाव नहीं मिला, आइसोलेशन में उसने अपना पूरा जीवन निकाला, स्थिरता का भाव उसके जीवन में रहा, तो ऐसी स्थिति में जीवन के अंतिम समय में भी वो बहुत ही असंतुष्टता अपने मन में फील करेगा और उसके जीवन में एक तरह की अस्तित्वहीनता उसको नजर आएगी, उसका जीवन व्यर्थ लगने लगेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 8वें स्टेज में एरिक्सन ने पूरा का पूरा जो जीवन का एक स्पैन है, लाइफ स्पैन है, उसको इन 8 स्टेजों के माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया। जो चार्ट के माध्यम से हमने शुरू में देखा था, उसी को एरिक्सन ने एक अपने पूरे जीवन का लाइफ स्पैन 8 चरणों में, 8 अवस्थाओं में उसने यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर जो मेन ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि जब विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीटेट है, रीट है, और भी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, जब उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो कई बार बहुत ही सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और उनमें भी हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मान लो इसमें प्रश्न पूछा गया कि एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 4थी अवस्था को किस नाम से जाना गया है, तो उसका नाम है स्कूल एज। उसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, तो वो है इन्फीरियरिटी, हीनता का भाव वहाँ पर उत्पन्न होगा। इसी तरह से हमें इन सभी के नाम याद रखने हैं, इनका एज ग्रुप याद रखना है। सबसे पहले जो एज ग्रुप है इन्फेंसी का एज ग्रुप है 0 to 2 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड, इसका जो एज ग्रुप है वो है 2 से 3 ईयर्स। प्री स्कूल एज है 3 to 5 ईयर्स। स्कूल एज है 5 to 12 ईयर्स। एडोलेसेंस की एज है 12 to 18 ईयर्स और यंग अडल्टहुड है 18 to 40 ईयर्स। और इसके बाद में 18 to 40 ईयर्स है यंग अडल्टहुड। मिडिल अडल्टहुड की जो एज है वो है 40 से और 65, और इसके बाद में जो लास्ट है मैच्योरिटी की एज है वो है 65 एंड प्लस। तो इस प्रकार से जो एरिक्सन है उसने एज ग्रुप को यहाँ पर डिवाइड किया। तो ये सब चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। और इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने एरिक्सन का जो एक उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने कई सारे कार्य किए मनोविश्लेषण के अंतर्गत, और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हमने कवर किया, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से ये सिद्धांत समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा।